हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने फिनिश किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन आती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं, गोल्गी बॉडी उसको पैक करने का बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो इसी कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, तो इसीलिए ये ट्रैफिक पुलिस है। ठीक है, और एक्सपोर्ट करता है, वहाँ से चीज़ों को पकड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और अगर वो सेल मेम्ब्रेन को चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन को पास कर देता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर चाहिए तो बाहर पास कर देता है। तो ये गोल्गी बॉडी। ठीक है, सो ट्रैफिक पुलिस भी इसको, और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको बोल देते हैं। तो गैमिलो गोल्गी, कौन सी चीज़ किधर जानी है, मतलब इट डिसाइड्स। एक्सपोर्टिंग वगैरह कर रहा है तो एक्सपोर्ट हाउस भी बोल देते हैं। ठीक है, इंटरनल रेटिकुलर अपरेटस भी बोल सकते हैं, रेटिकुलर क्योंकि ये भी जालीदार अपरेटस है। देन कैमिलो गोल्गी ने ऑब्जर्व किए थे ये डेंस जालीदार स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के आसपास, और बाद में इनका नाम कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही गोल्गी बॉडीज पड़ गया था। ठीक है, ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट स्टिल ये थोड़ा साइटोप्लाज्म का लुक थोड़ा अलग टाइप का आता है गोल्गी के आसपास, तभी उसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू सी। अभी यहाँ पे दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ठीक है, अब सिस्टर्ने नाम के स्ट्रक्चर्स ऑल दो उधर भी होते हैं ER में भी, बट वो आपकी बुक में सिस्टर्ने उसमें मेंशन नहीं है। तो आपको मैं ये दो चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक करिकुलम के हिसाब से आते हैं। तो सिस्टर्ने वर्ड विल मोस्टली बी यूज्ड फॉर 99% टाइम्स। ये सिस्टर्ने वर्ड अगर यूज़ होगा तो वो गोल्गी के लिए ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सिस्टर्ने वर्ड और क्रिस्टा, ये दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, सिस्टर्ने और क्रिस्टा। ठीक है, जहाँ पे भी सिस्टर्ने वर्ड यूज़ होता है दैट विल कम फॉर गोल्गी, और अगर क्रिस्टा वर्ड आएगा तो ये वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम सिस्टर्ने वर्ड ही करेंगे अभी, विच इज़ यूज्ड फॉर गोल्गी। तो इस साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, कुछ हद तक SCR और देन RER। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन्स बना दिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स बना दिए। वो इन वेसिकल्स में, ये जो आपको गोल गोल से दिख रहे हैं ना, इन वेसिकल्स में पैक होकर के आएंगे गोल्गी अपरेटस के पास, और ये गोल्गी अपरेटस के सिस फेज की तरफ आते हैं, सिस फेज की तरफ। तो गोल्गी अपरेटस फिर इन वेसिकल्स को तो क्या करेगा, ये SCR और RER से इन वेसिकल्स में पैक होकर ये सब कुछ गोल्गी के पास आ रहा है इसके सिस फेज से। ठीक है, तो इसके पास आ रहा है, तो ये वेसिकल्स धीरे धीरे इनमें मर्ज हो जाते हैं, ये इनमें अपना मटेरियल ट्रांसफ़र कर देती हैं गोल्गी बॉडी के सिस्टर्ने में। तो यहाँ से ये सिस्टर्ने गोल्गी के इसको आगे से आगे पास करते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट में ये नए वेसिकल्स फिर बना देते हैं ट्रांसफेज पे। नए वेसिकल्स किस तरीके से, अब यहाँ पे कच्चा मटेरियल लिया है एक तरीके से इसने, जो गोल्गी बॉडी है इसने कच्चा मटेरियल लिया है RER और SCR से, उसको सही ढंग से पैक किया है। ठीक है, उसको सही ढंग से पैक करके जिस तरीके से चाहिए, मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल और आउटसाइड द सेल, मोस्ट प्रोबेबली द सेल, तो उसकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पैक करके और थोड़ा उसको मॉडिफाई करके ये अपने ट्रांस फेज से, यानी दूसरा वाला जो इसका फेज होता है ट्रांस फेज, उससे ये कुछ और वेसिकल्स निकाल देता है। ठीक है, और यूँ ये चीज़ें आगे पास हो जाती हैं। ठीक है, सिस फेज से ये पकड़ता है और ट्रांस फेज से इसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपको ये चीज़ ज़रा पता होनी चाहिए इस डायग्राम के बारे में। डिस्क शेप
स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं। देख सकते हैं आप, यूँ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सिस फेज और ट्रांस फेज और सिस फेज और ट्रांस फेज आई विल रिकमेंड आप या तो अपने पास जो डायग्राम है उसमें लेबल कर लें, नहीं तो ये डायग्राम बना लें तो बहुत बेहतर रहेगा। इसको पॉज करके ड्रॉ कर लें। एटलीस्ट सिस फेज और ट्रांस फेज तो लेबल कर ही लें। सिस फेज इज दैट फेज जहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, यहाँ पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेसिकल जिस साइड पे आता है। ट्रांस फेज वो है जहाँ पे नया वेसिकल बन करके आगे चला जाता है। तो सिस फेज और ट्रांस फेज का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके टेक्स्ट में नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ऐड करना ज़रूरी है बेटा। तो मैं आगे पास कर रही हूँ अभी, ये स्लाइड चेंज कर रही हूँ। स्लाइड, आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। अब जो इसके ट्यूब्यूल्स हम लोग देख रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाते हैं पेरिफ्री की तरफ या मैच्योरिंग फेज की तरफ, या मैच्योरिंग फेज कौन सा है बेटा, ट्रांस फेज की तरफ, टुवर्ड्स द ट्रांस फेज या पेरिफ्री या मैच्योरिंग फेज की तरफ। गोल्गी ऑपरेटर्स के ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाते चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री इनकी जो है उस तरफ ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जा रही है। स्टार्टिंग में ये सिंपल सिस फेज से ये सिंपल से वेसिकल्स उठाता है, फिर इनको पैक करते करते मैच्योरिंग फेज तक ले जाता है। देन वेसिकल्स जो बना रहा है, ये वेसिकल्स हम देख रहे हैं कि दोनों साइड पे हैं। ये छोटे छोटे थैले जैसे स्ट्रक्चर, ये सिस फेज से आते हैं और इसमें मर्ज हो जाते हैं और ट्रांस फेज से नए बन करके इससे बाहर निकल जाते हैं और इनमें ये सिक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। देन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मैच्योरिंग फेज से डेवलप होते हैं या ट्रांस फेज से डेवलप होते हैं, जो कि पैक्ड मटेरियल आगे लेके जाते हैं। उन्हीं वेसिकल्स को ही अगर हम कहें कि थोड़े ज़्यादा बड़े हों तो वैक्यूल कह देंगे। ठीक है, वैसे तो कोई ज़्यादा हम लोग को वेसिकली करना है, वैक्यूल हम लोगों को नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, वैक्यूल्स टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरीली कुछ चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैक्यूल अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये सेम ही चीज़ है, कुछ टाइम तक टेम्परेरीली स्टोर करेगा जो, वो वैक्यूल है। तो मैं चेंज कर दी हूँ स्लाइड। तो हम फंक्शंस की बात करेंगे बेटा। गोल्गी के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपली ये पैकेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग का काम करता है। प्रोडक्शन यूनिट थी हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये पैकेजिंग यूनिट है, ये उससे मटेरियल लेकर के पैक करती है, या तो सेल के अंदर अगर चाहिए तो, या सेल के बाहर। ठीक है, मटेरियल्स जो पैक हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, वो सिस फेज के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं गोल्गी अपरेटस के सिस फेज के साथ, और फिर मूव करते हैं मैच्योरिंग या ट्रांस फेज की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सिस फेज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामान लेता है और फिर उसी का सामान बनाया हुआ जो लिपिड्स और प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, फिर उनको सिस फेज से रिसीव करके ये अपने बाकी यूनिट्स में ट्रांसफ़र करता रहता है, जिस दौरान उसकी पैकेजिंग करता रहता है और फिर ट्रांस फेज से उसको रिलीज़ कर देता है। तो यही है इसका मेन फंक्शन और इसी पे क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे क्या है कि ये
कुछ प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स आर मॉडिफाइड बाय गोल्गी अपरेटस बिफोर दे आर रिलीज। तो कुछ प्रोटीनेशियस एंजाइम्स या कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस जो कि राइबोसोम्स ने बनाए हैं, तो उनको ये पैक कर देगा पहले या मॉडिफाई कर देगा यूजेबल फॉर्म में, ठीक है। देन all sorts of secretions like mucus, enzymes, sweat, tears, antibodies, saliva, mucilage, ये सारा कुछ गोल्गी के ट्रांसफेज से ही होता है। तो कई बार इसको फैक्ट्री ऑफ सिक्रीशन भी बोल दिया जाता है क्योंकि सारी सिक्रीशंस इसके कंट्रोल में होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। देन इम्पॉर्टेंट साइट ग्लाइकोसाइलेशन की, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का बनना, ग्लाइकोसाइडेशन की भी, यानी ग्लाइकोलिपिड्स का बनना। तो यहाँ पे भी ग्लाइकोलिपिड का बनना या ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, ये भी इनका काम है। ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट का मॉलिक्यूल, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का मॉलिक्यूल। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कोलैब होगा, एक तरीके से कम्बिनेशन होगा, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन। जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का कम्बिनेशन होगा वो ग्लाइकोलिपिड। So formation of glycoprotein is known as glycosylation and formation of glycolipid is known as glycosidation, both of which are functions of Golgi apparatus, ठीक है। सो नेक्स्ट फंक्शन आता है सेल प्लेट। सेल प्लेट एक्चुअली सेल प्लेट जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनती है, इसका जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, इसका मटेरियल जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है, ये भी गोल्गी अपरेटस रिलीज करता है। व्हाट इज सेल प्लेट? जब एक सेल ने डिवीजन करनी होती है, जैसे एनिमल्स में मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये दो अगर न्यूक्लियस में डिवीजन हो चुकी है तो फाइनली इस तरीके से इसकी डिवीजन होगी और फिर ये दो सेल्स बन जाएंगे। अब अगर ये तो हो गया एनिमल सेल जहाँ पे सेल वॉल नहीं है, लेकिन अगर सेल वॉल हो तो किस तरीके से डिवीजन होगी? तो इसके बाहर अभी सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, तो ये जो भी सेल वॉल है, ठीक है, अगर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे पहले सेल वॉल बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है, अंदर से। अब यहाँ पे एनिमल सेल के केस में क्या हुआ, बाहर से डिवीजन शुरू हुई, यहाँ से बाहर से डिवीजन शुरू हुई। लेकिन प्लांट सेल में जहाँ पे सेल वॉल होती है वहाँ पे अंदर से यूँ सेल प्लेट बननी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये सेल प्लेट जा करके पेरिफेरी के साथ कनेक्ट हो जाती है फाइनली, और ये दो सेल्स हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। ये हम सेल डिवीजन में भी करेंगे डिस्कस। तो सेल प्लेट बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। तो इस कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट को भी सिक्रीट करने वाला आई एम सेइंग, ठीक है, गोल्गी है। सिंथेसाइज नहीं, सिक्रीट करने वाला गोल्गी है। लाइसोसोम्स जो बन रहे हैं, लाइसोसोम्स वो अपरेटस होते हैं जिसमें हर तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स को भी ये बनाते हैं गोल्गी। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में उसके टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, ठीक है, उसके टिप पे एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। यहाँ पे टिप पे स्ट्रक्चर होगा, ये न्यूक्लियस होता है, ये वाला न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इमीडिएटली ऊपर होता है एक्रोसोम, ठीक है। तो ये एक्रोसोम भी एक्चुअली गोल्गी अपरेटस का मॉडिफाइड वर्जन होता है। ये स्ट्रक्चर हम स्पर्म का नेक्स्ट ईयर करेंगे। गोल्गी बॉडीज जो हैं, गोल्गी ब्रिंग्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, दैट इज कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इनटू अदर टाइप। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइसोसोम मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देना और लाइसोसोम मेम्ब्रेन को प्लाज्मा में, तो एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन में कन्वर्ट कर देने का काम भी ये करता है। ये चीज़ों को बेसिकली पैक करके मॉडिफाई करके फिर रिलीज़ करता है। तो इसी में ये सारे फंक्शंस, बाकी सारे फंक्शंस इस एक फंक्शन में ही इसके आ जाते हैं। फाइन।
तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कम्प्लेक्स GERL कम्प्लेक्स यानी गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम कम्प्लेक्स कि RER SCR पहले ये अपना सामान बनाते हैं, ठीक है, फिर गोल्गी इनको पैक करता है, फिर कुछ वेसिकल्स में बना देता है और फाइनली लाइसोसोम्स में पैक कर देता है। फिर यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वैसे लाइसोसोम्स में तो एंजाइम्स सेव होते हैं सिर्फ, ठीक है, वैसे गोल्गी वेसिकल्स में डालेगा सब्सटेंस अपने, और वेसिकल्स होंगे ट्रांसफेज से आगे पास, या तो सेल मेम्ब्रेन के पास, अगर कहीं और इसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर कहीं और, ठीक है। एक बार रीड करो जो हमने जो आपने अभी नोट किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में बताती हूँ फिर। ओके, तो मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ। ये एक्सेलेंट डायग्राम है, बहुत अच्छी डायग्राम है, फेवरेट है मेरी इससे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से स्टोरी बना के, अभी तक अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहा होगा सारे कंसेप्ट में, तो वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। कैसे? यहाँ पे ये देखो बेटा, सबसे पहले न्यूक्लियस की हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटीरियल होता है, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है अपना जेनेटिक मटीरियल। ये जेनेटिक मटीरियल ही इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी चीज़ को, कौन से स्ट्रक्चर को क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी से इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे ये न्यूक्लियर पोर से सीधा ये कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी आगे, ये आगे मैसेज देगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक
अभी सपोज करो, ठीक है, कैसा मैसेज देगा आप सोच रहे हो कि, अब सोचो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है लास्ट में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का कोई डैमेज हो गया, सपोज करो सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, इसको रिपेयर की ज़रूरत है। तो सेल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ों की बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स की, ठीक है, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनती है। तो इसमें डैमेज हो गया, इसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो न्यूक्लियस को, ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज़ द बॉस ऑफ द सेल, इसको पता चल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये फिर इंस्ट्रक्शंस देगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन्स बनाने की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिपिड्स बनाने की। तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने प्रोटीन्स बनाएगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाएगा। तो ये दोनों फिर अपना जब काम कर लेंगे तो इस तरीके से इन चीज़ों को पैक करके वेसिकल्स में ये आगे भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट वेसिकल है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्गी अपरेटस के सिस अपरेटस इस फेज के साथ इस तरीके से यहाँ पे, जैसे ये एक वेसिकल है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे फ्यूज़ कर गया है, तो इस तरीके से फिर ये फ्यूज़ कर जाता है और फिर यूँ इसके सिस्टर ने, जो कि अलग अलग यूनिट्स हैं, जो फिर हम देख रहे हैं कि इस मटेरियल की कैसे पैकेजिंग करने में लगे हैं, तो इस तरीके से फिर इनकी पैकेजिंग हो जाती है और फिर इसके ट्रांसफेज से गोल्गी अपरेटस से यहाँ पे ये नया वेसिकल निकाल के भेज रहा है। ये होता है सिक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। ये सिक्रेटरी वेसिकल में सपोज करो लिपिड्स और प्रोटीन्स व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड वो था, और फिर ये भेज सकता है इसको या तो सेल मेम्ब्रेन के पास, अगर सेल मेम्ब्रेन को अपने रिपेयर के लिए चाहिए, अगर यहाँ पे नहीं चाहिए, सेल के बाहर चाहिए, तो इस तरीके से फिर ये सेल के बाहर भेज देगा। और यूँ पहले तो और यूँ फिर एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर ये सब्सटेंस चले जाएंगे जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत है, ठीक है बेटा। तो अब हुआ क्या, ये हुआ बॉस, इसने मैन्युफैक्चरिंग का काम दिया इसको, ये हो गई फैक्ट्री। अब बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और गोल्गी पैकेजिंग करके आगे पास करता है, ठीक है, ब्रांडिंग लेबलिंग कर रहा है एक तरीके से। सामान रॉ मटेरियल इधर से आया, इसने ब्रांडिंग और लेबलिंग की, उसकी पैकेजिंग की, ठीक है, और फिर यूँ आगे ट्रांसपोर्ट हो गया। वेसिकल्स बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये डायग्राम सबसे बेहतरीन डायग्राम है सारी स्टोरी और सभी के फंक्शन समझने के लिए। गोल्गी का मेन काम पैकेजिंग, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इस डायग्राम को पॉज करके अपने हिसाब से ड्रॉ ज़रूर कर लें। मैंने मॉड्यूल में ब्लैक एंड वाइट आई थिंक वर्जन इसका ऐड किया है, लेकिन कलर्ड है यहाँ पे, तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ या तो ऐसे कर लें, इसको देख के उसमें आप लोग कलर्स कर लें जितना भी आपको सही लगता है, बिकॉज ऐसे आपको समझ ज़्यादा आ जाएगा। या कोई चीज़ नहीं आ रही थी तो दोनों को एक बार कंपेयर कर लें ताकि बाद में आपको ये याद रहे। ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं बिकॉज स्लाइड चेंज कर रही हूँ बेटा, आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स डे डुवे ने डिस्कवर किए थे, इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, डिस्पोजल यूनिट्स भी बोला जाता है, या हाउसकीपर, ठीक है। हम लोग सिर्फ सुसाइडल बैग्स का नाम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत। अब प्लांट के लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स WBCs और बाकी मैक्रोफेजेस, जो कि क्योंकि इनमें ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि ये बाहर वाले जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है ये उसको खा जाते हैं, तो उसको खा जाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें एंजाइम्स होने ज़रूरी है। तो लाइसोसोम्स एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इनमें हर तरह के एंजाइम्स होते हैं, फैट्स डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने वाले और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले।
और इनके जो एंजाइम्स होते हैं काफ़ी एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेजेस है तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीएजेस है तो प्रोटीन्स को, लाइपेजेस है तो लिपिड्स को, और एक्चुअली इसमें न्यूक्लिएजेस भी होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इसमें न्यूक्लिएजेस भी होते हैं। ठीक है, ये इनको लाइसोसोम्स को, जैसे मैंने बताया, ये जब गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग प्रोसेस कर रहा होता है तो उसी दौरान गोल्गी ही इनको बनाता है। ठीक है, तो बेटा आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। This is about lysosomes. अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है। ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ वैसे तो आपके करिकुलम में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया इसको दूंगी आपको इसका। तो ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम वो होता है जिसमें सिर्फ एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ये एंजाइम्स लेके अभी जा रहा है, जो नया नया बना है लेकिन कंप्लीट बन चुका है और इसमें एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम वो होता है जो, फॉर एग्जांपल देखो बेटा, एक अमीबा है। ठीक है, एक अमीबा है, इसके अंदर कुछ वेसिकल्स होंगे लाइसोसोम्स जिनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं। जब ये अमीबा फूड को ग्रास्प कर लेगा तो इसके अंदर क्या होगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा इस तरीके से। अब ये फूड वैक्यूल के पास भी इसके बाकी जब एंजाइम्स आ जाएंगे तो इसमें फूड भी है लेकिन और बाकी एंजाइम्स भी हैं, फूड भी है और बाकी एंजाइम्स भी हैं। ठीक है, तो ये अब बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम। अब क्या होगा, अब ये जो फूड है इसको ये एंजाइम अच्छे से ब्रेक करेगा। अब जब ब्रेक हो गया तो इससे बचा हुआ मटेरियल ये बाहर निकालेगा। इससे बचा हुआ मटेरियल ये जब बाहर निकालेगा तो उस टाइम पे हम लोग इसको बोलेंगे रेजिडुअल बॉडी या टीलियोलाइसोसोम, जो कि विच हैज़ अनडाइजेस्टेड फूड, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड है। ठीक है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड सारा इधर आ गया होगा और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है अभी सिर्फ वो रह जाता है, तो उस टाइम पे इसको टर्शरी बोलते हैं। तो जिसमें सिर्फ एंजाइम होता है वो प्राइमरी, जिसमें एंजाइम प्लस कंटेंट जिसको डाइजेस्ट करना है वो सेकेंडरी। डाइजेस्ट होने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रह गया जब, उस टाइम पे हम इसको टर्शरी लाइसोसोम बोलेंगे, जिसकी ये अभी एक्सोसाइटोसिस करेगा। ठीक है, तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। ऑटोफेजिक वेसिकल को हम लोग साइटोलाइसोसोम भी बोलते हैं। ये पी नहीं आएगा यहाँ पे, साइटोलाइसोसोम भी बोलते हैं।
इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, साइटोलाइसोसोम या ऑटोफेजोसोम किस चीज़ का बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस ओल्ड डेड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, अब ऑटोफेजी ओल्ड डेड ऑर्गेनेलिस का करना क्या है एक्चुअली, इसने ओल्ड डेड ऑर्गेनेलिस का इसने करना है, ये हम ऑटोफेजिक वैक्यूल की बात कर रहे हैं। ऑटोफेजिक इन द सेंस जो अपने आप को ही खाएगा, जिस वजह से हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिस वजह से हम इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं कि अपने ही सेल में अगर खराबी आ जाए तो खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन कई बार कोई पार्ट्स खराब होंगे सेल के तो सिर्फ उन पार्ट्स को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ऑटोफेगोसोम जो अपने पार्ट्स वगैरह को, अपने जो डेड पार्ट्स होंगे या डेड ऑर्गेनेलिस होंगे सेल के, उनको जो डाइजेस्ट करेगा, तो वो ऐसा वैक्यूल इज ऑटोफेजिक। ठीक है, तो साइटोलाइसोसोम भी बोलेंगे इसको बिकॉज दीज आर लाइसोसोम्स ओनली। तो लाइसोसोम्स जिनमें अपने लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको हम लोग ये टर्म से जानते हैं। ठीक है, तो ऑटोफेजी रिसाइकलिंग के लिए चाहिए। ठीक है, और ये रिसाइकलिंग साइट होती है एक तरीके से ऑटोफेजिक वैक्यूल। तो ऑटोफेजिंग में क्या होता है, इन ऑटोफेजी डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन and energy is liberated, while in autolysis whole cell is digested because the enzymes are released in cytoplasm. Autolysis takes place at the time of aging, resorption of tail of tadpole etc. तो ये ऑटोफेजिक वैक्यूल में होता बेसिकली क्या है, अब एक पूरा सेल है, एक पूरा सेल है, इस सेल के सारे ऑर्गेनेलिस खराब हो गए हैं, ये सेल बूढ़ा हो गया है, तो इसके सारे लाइसोसोम्स क्या करेंगे, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम सारे सेल में बिखेर देंगे, तो धीरे धीरे ये सारा कंटेंट ही सेल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा वैक्यूल जिसमें ये काम हो रहा है कि ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम तो जो अपने सेल को डाइजेस्ट करेंगे, दैट इज़ ऑटोफेजिक वैक्यूल। और ये जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है उसके लिए बेसिकली इसमें एंजाइम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे एजिंग के टाइम पे तो चलो एक तरीके से सुसाइडल भी बोल सकते हैं क्योंकि अपना ही सेल उसने डाइजेस्ट कर दिया है, लेकिन जैसे फ्रॉग के टैडपोल में टेल होती है लेकिन उसके अडल्ट में नहीं होती, तो उसका जो टेल वाला पोर्शन है उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके टेल वाले पोर्शन में जितने भी सेल्स होंगे वो सारे अपने अपने लाइसोसोम्स से ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करवा देंगे और धीरे धीरे वो टेल के सारे सेल्स डाइजेस्ट हो जाएंगी, यानी टेल डाइजेस्ट हो जाएगी। तो उसमें सारे वैक्यूल्स जिनमें ऐसे एंजाइम्स थे उनको हम क्या कह रहे हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या साइटोलाइसोसोम्स, यानी दोज लाइसोसोम्स विच हैव एंजाइम्स फॉर डाइजेस्टिंग अपने ही पार्ट्स। ठीक है, so if you want to note you can just pause it and note. तो इसके फंक्शंस नॉर्मल एक्ट्रोसोमल एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया एक्रोसोम का काम कर रहा था, वो अपना गोल्गी अपरेटस एक्रोसोम का काम कर रहा था। और एक्रोसोम में एक्चुअली एक्रोसोम क्या था, स्पर्म के ऊपर का जो स्ट्रक्चर था। एक्चुअली स्पर्म के ऊपर ये एक्रोसोम होता क्यों है, स्पर्म के ऊपर ये एक्रोसोम इसीलिए होता है क्योंकि इसमें फिर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भर जाते हैं जो कि जब ये एग को पेनिट्रेट करेगा तो फिर इसको एग को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। दस एग में ये न्यूक्लियस अपना पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे, ये चीज़ आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। ठीक है, तो एक्रोसोम की जो एक्टिविटी होती है स्पर्म की, उसमें भी ये मदद करता है। लाइसोसोम्स प्रोवाइड नरिशमेंट बाय मोबिलाइजिंग रिजर्व्ड ऑर्गेनिक फूड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि देखो नरिशमेंट एक और तरीके से भी करता है कि जो एज्ड और डेड सेल्स हैं उनको ये एक तरीके से ख़त्म कर देता है, तो न्यू सेल्स के लिए फिर सब इनका कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, न्यू सेल्स के लिए सफिशिएंट रहता है। टेल को ये डाइजेस्ट कर देता, तो यानी कि फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस में, यानी टैडपोल से फ्रॉग में उसको कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट भी ये करता है। सेलुलर एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन दोनों में ही ये मदद करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसी में होते हैं। सो लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन, अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या होगा,
इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सेल के अंदर ही रिलीज हो जाएंगे और सेल ख़त्म हो जाएगा, यानी उसकी लाइसिस हो जाएगी, इसीलिए इनको हम सुसाइडल बैग्स बोल देते हैं। ठीक है, यू वांट टू नोट एनीथिंग, यू कैन जस्ट पॉज इट एंड नोट इट बिकॉज आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ। अब वैक्यूल्स हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हैं, लेकिन हमारे करिकुलम में बेसिकली ये वाले वैक्यूल्स हैं। ये जो हमने यहाँ पे ऑटोफेजिक वैक्यूल किया है, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ये वाला पेज पॉलीमॉर्फिज्म अगर नहीं समझ आ रहा है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ऑटोफेजिक वैक्यूल अपने करिकुलम में वैसे नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया क्योंकि इसको सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, इसलिए ये समझाना चाह रही थी। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो हम करने जा रहे हैं, सैप वैक्यूल्स, ये हमारे करिकुलम में प्रॉपर तरीके से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप वैक्यूल्स क्या होते हैं? सैप वैक्यूल, सैप यानी कोई भी चीज़ को स्टोर कर लेना, ठीक है। तो वैक्यूल्स एक्चुअली स्पेसेस होते हैं, आपको पता है प्लांट में बड़ा सारा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होते हैं वैक्यूल्स या होते हैं तो छोटे छोटे से टेम्पररी से होते हैं। तो वैक्यूल क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इसमें पानी, कुछ मटेरियल, सैप यानी गुद्दा होता है, ठीक है, यानी कुछ मटेरियल, फूड मटेरियल कह सकते हैं, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या कुछ अदर मटेरियल्स इसमें होते हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट्स में टोनोप्लास्ट जो है वो फैसिलिटेट करती है टू ट्रांसपोर्ट अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, यानी कि एक तरीके से सिलेक्टिवली परमिएबल ये होती है। तो लेकिन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी फैसिलिटेट करती है, यानी पंपिंग भी फैसिलिटेट करती है इनटू द वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल क्या है? वैक्यूल में सारी चीज़ें स्टोर होनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी अबंडेंस ऑफ सब्सटेंसेस होंगे, तो इसके अंदर बाहर से कोई चीज़ नहीं बन के भी आएगी तो भी वो क्या होगी? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि वैक्यूल तो उस चीज़ से ऑलरेडी फुल होगा, तो एक तरीके से इसमें चीज़ों की पंपिंग हो जाती है। सो इसलिए इसमें सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है दैन इन द साइटोप्लाज्म। तो सेल सैप कॉजेज ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब क्योंकि मेनली हम कहते हैं ना कि ये वाला सेल और इधर वाले सेल में, अगर ये वाले सेल में, ये वाले सेल्स में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की ज़्यादा है, ठीक है, और इधर वाले में कम है, तो यहाँ से इधर जाएगी चीज़ नॉर्मली, लेकिन पंपिंग की वजह से जैसे हम कह रहे हैं कि ठीक है वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन वैक्यूल के अंदर चली जाएंगी। अब एक चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि ये एक सेल से इधर सब्सटेंस कम है और इधर ज़्यादा है, तो नॉर्मली तो एक इस सेल से इधर ही जाएगा ना सब्सटेंस। तो ये बेसिकली जो सैप जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ नहीं, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन हम वैक्यूल की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो सेल सैप जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या वाटर रिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये सब इसी वजह से है। इवन कि सेल टर्जिडिटी मेंटेन करने में ये इंपॉर्टेंट है, यानी सेल को टाइट रखने में। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ज़्यादातर सॉल्यूट्स तो वैक्यूल के अंदर ही होंगे, तो इसी वजह से प्रॉपर वाटर रिटेंशन भी सेल इस वजह से ही कर पाएगा और वो श्रिंकेज उसकी नहीं होगी और वो प्रॉपर टर्जिड यानी टाइट सा बना रहेगा। तो दीज आर सैप वैक्यूल्स, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स के बारे में भी हम लोग कर लेते हैं। फूड वैक्यूल्स जो जैसे अमीबा के बारे में हम लोग करते थे या पैरामीशियम की, वो उन्होंने फूड वैक्यूल तैयार कर लिया, वो तो आपको पता ही है ना कि वो बाहर से
सब्सटेंस को लेकर के उन्होंने फूड तैयार कर लिया, उसके बाद डाइजेशन शुरू कर दी, डाइजेशन शुरू करके वो फूड उनके साइटोप्लाज्म में आ गया, फिर वो फूड सारे उसको ट्रांसपोर्ट होगा विद साइटोप्लाज्म मिक्स स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, ये चीज़ तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक्चुअली होते क्या हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक तरीके से इनकी शेप मेंटेन करने में भी मदद करते हैं और ऑस्मोलैरिटी और एक्सक्रीशन मेंटेन करने में भी एक्चुअली मदद करते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना और बाकी प्रोटोजोन्स में। तो एक्सेस वाटर को भी ये ड्रेन कर देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह को रिमूव करके। तो आपको इसमें क्या कंटेंट करना है, ड्रेनिंग आउट वाटर, ड्रेनिंग आउट एक्सेस वाटर, सम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रिमूव, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक, बस ठीक है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक प्लेस इन, तो ये सिस्टोल इज नथिंग बट कंट्रैक्शन दैट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट, ठीक है। तो आप लोग यही कर लें कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स में पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा जैसे प्रोटोजोन्स में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट, एंड अदर थिंग दैट यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। So this was about contractile vacuole, which are responsible for osmoregulation and excretion, and they are present in paramecium, euglena, protozoans, etc. Then comes gas vacuoles. Gas vacuoles जैसे कुछ photosynthetic ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया को ये सब चाहिए होती हैं गैसेस, ठीक है, या कई बार ये तो मेटाबॉलिक गैसेस को ये स्टोर करते हैं, और कई बार बायंसी के लिए यानी कि उसमें तैरते रहने के लिए पानी में, तब भी इनको अपने गैस वैक्यूल्स में गैस स्टोर करनी पड़ती है, ठीक है। और ये गैसेस इनको हार्मफुल रेडिएशन से भी बचाती है। तो जो भी वैक्यूल्स में गैस स्टोर होगी उनको हम गैस वैक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू नोट डाउन, just pause it and note it. I'm changing the slide, okay? Just pause it and note down. रीड करें बच्चे 1 मिनट इसको अच्छे से, हम आगे नेक्स्ट और करते हैं।
Okay, I'm changing the slide now. Hope you have read it. तो यहाँ पे कुछ वैक्यूल्स आप देख सकते हैं. ठीक है, आप डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ा बहुत इफ़ यू वांट. मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड. यहाँ पे वैक्यूल्स वगैरह हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल लुक्स लाइक दिस. दीज आर फूड वैक्यूल्स. ठीक है, लाइसोसोम्स देखो कितने सारे हैं यहाँ पे. ये और पैरामीशियम है. यहाँ पे ओरल ग्रूव इस तरफ है. यहाँ पे डाइजेशन वगैरह हो जाती है, लेकिन एनल पोर इधर है इसका. अमीबा में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है. ठीक है, इधर देख सकते हैं ये गैस वैक्यूल्स हैं जो बायंसी करते हैं या अपने रिक्वायर्ड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो मैं ये फूड रिजर्व में यहाँ पे देखो ऑयल ड्रॉप को भी फूड रिजर्व के तौर पे स्टोर किया हुआ है. मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड. ये भी कर लो भाई, स्फेरोसोम्स. ठीक है, स्फेरोसोम स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो लिपिड्स को स्टोर और सिंथेसाइज करते हैं. वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और दे कवर्ड बाय हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, यानी छोटी कम होती है इनकी मेम्ब्रेन, ज़्यादा थिन होती है. और अबंडेंट इसमें ऑयल सीड्स, ये ऑयल सीड्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहते हैं. यहाँ पे देखा आपने ऑयल ड्रॉप फूड रिजर्व के तौर पे स्टोर किया हुआ है. ये मैंने आपको पर्टिकुलर बताया ना. तो इस तरीके से ये ऑयल जहाँ पे स्टोर होता है, तो ये ज़्यादातर ऑयल सीड्स में ही ऑयल स्टोर होता है. तो ऑयल स्टोर करने वाले बेसिकली जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑयल को या लिपिड को स्टोर करते हैं, उनको स्फेरोसोम्स या ओलियोसोम्स बोलते हैं. तो ये ज़्यादातर 98% फैट और सिर्फ 2% प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं. और कुछ प्रोटीन्स जो भी ये स्टोर कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ प्रोटीन्स एंजाइमेटिक होते हैं और एक्चुअली लिपिड सिंथेसिस में ही मदद कर रहे होते हैं ये 2% प्रोटीन्स भी. ठीक है, सो यू कैन जस्ट पॉज एंड नोट इट डाउन. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ये होते हैं. ठीक है, एनिमल सेल में ये नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं. एनिमल में नहीं होते ये. एनिमल्स में जो फैट होता है उसके लिए प्रॉपर एडिपोज टिश्यू अलग होता है. इस तरीके से फैट स्टोर नहीं होता है. तो यहाँ पे लिपिड्स इस तरीके से स्टोर होते हैं प्लांट्स में, स्फेरोसोम्स में या ओलियोसोम्स में. ठीक है, आप चाहें तो पॉज करके नोट करिए बिकॉज आई एम चेंजिंग द स्लाइड नाउ. तो हम लोग राइबोसोम्स, जस्ट अ मिनट.
माइटो स्किप हो गया मेरे से, ये राइबोसोम्स काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल है। ऐसे करो बच्चों, जितना अभी तक हमने स्टडी किया ना, एक बार ये सारा पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो राइबोसोम्स पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ज़्यादा, फिर आप लोगों को ओवरलोडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। आज काफ़ी हम लोगों ने कर लिया, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो पूरा विद लाइसोसोम्स तक हमने सारा उसको कंप्लीट कर लिया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अपने आप में काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके साथ ना ही कुछ ऐड करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी की काफ़ी डिटेल हम लोग ने स्टडी कर ली है। तो जो कुछ आज स्टडी किया है इसको पहले अच्छे से लर्न करो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। सो आज आप इतना ही स्टडी करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।